Hey everyone, welcome back. Hope you guys are doing very well. And in the previous video, I told you that कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जो आप सभी के डाउट क्लियर कर देगा अबाउट द नेपाल रिसेंट प्रोटेस्ट। हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर किसी की लिस्ट पे है, जेन जी प्रोटेस्ट। जैसे कि अभी पूरी दुनिया जानती है कि कुछ दिन पहले नेपाल की हर एक स्ट्रीट पर एक मैसिव मूवमेंट चला था। एंड ये जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं थी, ये थी आवाज़ ऑफ द न्यू जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म, अनफेयर सिस्टम एंड करप्शन के अगेंस्ट। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन बाय स्टेप एंड जानेंगे कि कैसे ये प्रोटेस्ट बदल रहा है नेपाल के फ्यूचर को। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री की सीन के बारे में समझ लेते हैं। जो नेपाल था पहले राजाओं के रूल के अंडर था, यानी कि जो पूरी देश थी मोनार्की सिस्टम पे चलती थी। 1960 में किंग महिंद्रा ने पार्टी सिस्टम को बंद करके इंट्रोड्यूस किया पंचायत सिस्टम। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी प्लेस नहीं था, बट लोग उस टाइम चुप नहीं रहे। एंड 1990 में ह्यूज जन आंदोलन हुआ जिसमें डेमोक्रेसी की डिमांड की गई और फाइनली 2008 में मोनार्की सिस्टम को ऑफिशियली ख़त्म कर नेपाल बन गया फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। साउंड्स गुड राइट, बट यहाँ से शुरू हुई प्रॉब्लम की रियल स्टोरी। अब आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा इशू है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। 5 में से हर एक यूथ अनएम्प्लॉयड है एंड जॉब भी मिल जाती है तो सैलरी बस ऐसी है कि खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकल पाती। और सबसे बड़ी बात नेपोटिज्म, मतलब पॉलिटिशियंस और बिग पॉलिटिकल फैमिलीज अपने रिलेटिव्स को ही हाई पोजीशन दे रहे हैं और कॉमन यूथ की आवाज़ काफ़ी टाइम से इग्नोर हो रही है। और करप्शन, भाई करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया था कि पब्लिक का ट्रस्ट पूरी ख़त्म हो चुकी है। लोग बोल रहे हैं हम देश के लिए वोट करते हैं और पॉलिटिशियंस अपने पॉकेट भरते हैं। और ये चीज़ काफ़ी साल से चली आ रही थी एंड इसके खिलाफ उठने वाला कोई नहीं था। और यहाँ पे आता है द गेम चेंजर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम ही नेपाली जैसे एनजीओस ने स्टार्ट किया अवेयरनेस कैंपेन जहाँ यूथ को ऑर्गेनाइज किए जाने लगे और हैशटैग जैसे कि स्टॉप करप्शन, नेपाल नेपो किड्स एक्सपोज वायरल होने लगे। ट्विटर, यूट्यूब एंड बहुत सारे फेमस सोशल मीडिया ऐप पे हर जगह लोग करप्ट पॉलिटिशियन को एक्सपोज करने लगे। और स्लोली बट श्योरली डिजिटल एक्टिविज्म से स्ट्रीट प्रोटेस्ट तक की जर्नी स्टार्ट हो गया। इट्स लाइक यूथ ने अपनी फ़ोन के पावर यूज़ करके अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दी। Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the cause of history. Nepal is ours and its future is in our hands. तो जब ये प्रोटेस्ट बड़ा होने लगा, गवर्नमेंट ने हर जगह कर्फ्यू को इम्पोज किया। कर्फ्यू के बावजूद भी जो जेन जी है वो रुके नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें दिख रहा था कि कैसे पीसफुल प्रोटेस्टर को बातों और वाटर कैनन से दबाया जा रहा था। डेथ्स और इंजरीज भी हुई। इमोशनल सीन्स सामने आए, लोगों की क्राइज, उनका डिटर्मिनेशन और उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको इंस्पायर कर रहा था। कर्फ्यू के बावजूद यूथ अपनी आवाज़ से पीछे नहीं हटे एंड स्ट्रीट्स और सोशल मीडिया दोनों जगह रेवोल्यूशन की हवा चल गई थी। इस बिगड़ते हुए हालात को कंट्रोल करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने 4 सितंबर को एक कंट्रोवर्शियल स्टेप लिया, 26 ऐप्स को बैन करके। यस गाइस, ये थे मोस्ट पॉपुलर ऐप्स जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर एंड व्हाट्सएप एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो नॉर्मली पब्लिक यूज़ करती थी। एंड दिस स्टेप नेपाल भर की पूरे पब्लिक को और ज़्यादा अवेकिन कर गई। हर तरफ प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, नेपो किड्स और करप्ट लीडर्स को ओपनली चैलेंज किया जाने लगा। ये प्रोटेस्ट 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक चला, यानी तब तकरीबन 6 दिन का हुआ था ये प्रोटेस्ट। एंड इस प्रोटेस्ट में स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक तो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मली पीसफुली लोग बाहुबली अपनी आवाज़ उठा रहे थे एंड स्लोगन्स लगा रहे थे अगेंस्ट द करप्शन, नेपोटिज्म और एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। कोई वॉयलेंस नहीं था, बस एक देश की यूथ अपने राइट्स और बेटर फ्यूचर के लिए डिमांड कर रही थी। बट फिर सिचुएशन तब बदल गई जब किसी ने स्टोन थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और ये गेम कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया कि राइट को कंट्रोल किया जाए बाय एनी मीन्स नेसेसरी। और फिर क्या हुआ? टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स यूज़ किए गए टू कंट्रोल द मॉब। सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब तब हुई जब लाइव फायरिंग तक ओपन कर दिया गया और रिजल्ट ब्रूटल ट्रेजिडी। 19 innocent people killed, shot directly on head and chest, और more than 500 people were badly injured. ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें देश का रेज
फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस एकदम से एक्सप्लोड कर गया। अभी तक सिर्फ जेन जी की आवाज़ थी, लेकिन जब ये ब्रुटैलिटी सामने आई पूरा नेपाल जेन जी के साथ खड़ा हो गया। हर जगह रैली, सपोर्ट मैसेजेस और प्रोटेस्ट बढ़ने लगी। पब्लिक ने कहा इनफ इज़ इनफ। विद इन जस्ट 2 डेज हिस्टोरिक एक्शन हुआ। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम शेक हो गया। करप्ट लीडर्स डिज़ाइन किया और गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। नेक्स्ट डे से मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सिर्फ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट मूवमेंट अलाउड हुए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जेन जी प्रोटेस्टर ओपनली क्लेम कर रही है कि जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है वो एक्चुअली थर्ड पार्टी ने किया था, जो उनके बीच इन्फिल्ट्रेट हो गई थी। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ वही चीज़ डिस्ट्रॉय की है जो करप्शन से बनी थी, जैसे इलीगल बिल्डिंग्स, नेपोटिज्म प्रमोटिंग ऑफिस और अनफेयर सिंबल्स। और जो लोग जेन्युइनली करप्ट थे उनको एक्सपोज करके उनकी प्रॉपर्टी को पब्लिकली डिसमेंटल किया गया है। अभी तक जेन जी एक्टिवली आइडेंटिफाई कर रही है जो चीज़ चोरी हुई थी उनको ओरिजिनल ऑनर के वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इवन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट उन्होंने किसी इनोसेंट पीपल या किसी टूरिस्ट को हार्म नहीं किया है। एंड अभी का सिचुएशन वहाँ पे बहुत इंस्पायरिंग है। जेन जी प्रोटेस्ट अब सिर्फ ऑपोजिशन नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट बन गया है। वो एक्टिवली देश की सफाई में हेल्प कर रही है, स्ट्रीट्स को क्लीन कर रही है और इंश्योर कर रही है कि टूरिस्ट या कोई इनोसेंट लोग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट टाइम हार्म ना हो। यह एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पीसफुल और रिस्पॉन्सिबल प्रोटेस्ट कैसे देश की पॉजिटिव चेंजेस की तरफ लीड करता है। उनका मेन फोकस है फेयर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना बिना किसी अननेसेसरी वॉयलेंस की। ये था पूरा सच जो शुरुआत में पीसफुल प्रोटेस्ट था, कैसे ब्रूटल एक्शन और अनजस्ट गवर्नमेंट डिसीजन ने एक ह्यूज नेशनल अवेकनिंग बना दिया। जेन जी प्रोटेस्ट हम सबको ये सिखा रहा है कि यूथ की आवाज़ कितनी पावरफुल होती है। अभी सुशीला कार्की को इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि नेपाल की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर भी है, जो एक फेयर और इंडिपेंडेंट लीडर मानी जा रही है। अब सबकी नज़र अगले इलेक्शन पर है जो होने वाला है मार्च 2026 पर, और देश एक नया डायरेक्शन लेने को तैयार है। तो दोस्तों, जेन जी प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक वेकअप कॉल है सभी इंडिविजुअल के लिए। एंड जेन जी ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ आपके कंप्लेंट करने से नहीं होता है, वी हैव टू टेक द एक्शन। इफ़ यू बिलीव दैट यूथ कैन चेंज द नेशन एंड द सिस्टम, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड द पर्सन जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन रिमेन फिट, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, साइनिंग आउट।